महाबोधि बिहार का आंदोलन भारत के जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जिन्हें बुद्धिस्ट बोलते हैं, उनमें धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। जो मैदानी भागों के बुद्धिस्ट हैं वो पूरे जोश खरोश में लगे हुए हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्रों के बुद्धिस्ट हैं वो भी इसमें लग रहे हैं। कुछ खबरें दब रही हैं, कुछ खबरें आ रही हैं, और अलग अलग संस्थाओं के लोग भी राजी राजी गैर राजी आंदोलन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। समन संघ के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्धिस्ट विचारधारा के हैं, और जो ऐसे लोग हैं समन संघ में निगाह रखते हैं पर काम नहीं करते, उनको हम कह सकते हैं कि आलोचक के रूप में या विरोधी के रूप में। वो ऐसा मौका नहीं छोड़ते। खुद तो आंदोलन में हिस्सा लेते नहीं, पर ये जानते बूझते भी कि समन संघ आंदोलनों में सीधे रूप से हिस्सा नहीं लेता है, इसके संघी हिस्सा लेते हैं। वो संघियों को उकसाने के लिए बार बार उनसे पूछते हैं, समन संघ बोधि आंदोलन में, महाबोधि आंदोलन में क्या कर रहा है, ऐसा वो पूछते हैं। हमारे समन संघी यूजुअली उनको जवाब देते हैं, पर कई बार उनको समझ में नहीं आता। तो एक सा जवाब सबके पास जाना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। समन संघ की जो नीति है, जिसपे समन संघ चलता है, और समन संघ जो नियम पास करता है, उसके तहत में हम विरोध के प्रदर्शन में या प्रदर्शन में नहीं जाते हैं, हम प्रदर्शन नहीं करते हैं। आम साधारण कोई व्यक्ति या जो संगठनों के लोग हैं या जो सिर्फ प्रदर्शनों का ही काम करते हैं, उनका कामकाज ही प्रदर्शन है, उनको विरोध लगता है या वो विरोध में आ जाते हैं, या साधारण आदमियों को आश्चर्य लगता है ये कैसे लोग हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं पर विरोध प्रदर्शन में या प्रदर्शन में नहीं आते हैं सीधे रूप से। बाकी पीछे इनडायरेक्ट रूप से, परोक्ष रूप से तो लोग सारे सारे संघी साथ रहते ही हैं, पर डिक्लेयर करके नहीं आते, घोषणा करके नहीं आते, पोस्ट वगैरह नहीं बनाते, वीडियो वगैरह नहीं बनाते। जयकारा आंदोलन का समन संघ के प्लेटफॉर्म से या समन संघ का कोई और भी प्लेटफॉर्म ऐसा जो उसके साथ में काम करता है, उससे नहीं आते, तो लोगों को सवाल करने का मौका मिलता है। हम यहाँ कई बार लोगों से पूछते हैं, जो इस तरह के लोग आते हैं जो हमसे पूछते हैं, आप प्रदर्शन में नहीं जा रहे, ये प्रदर्शन हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? तो हमारा सीधा सीधा सवाल ये रहता है कि आओ बैठो, और भारत में जितने भी समणों ने प्रदर्शन किए हैं, खासतौर से बुद्धिस्ट लोगों ने, अम्बेडकरवादी लोगों ने, रविदासी लोगों ने, कबीरपंथी लोगों ने, जो समणीय लोग हैं उन्होंने, उनका एक बार बैठ के हिसाब कर लेते हैं, एक बार बैठ के उनका चिंतन मनन कर लेते हैं, और उस पर बातचीत कर लेते हैं, और फिर सवाल का जवाब देते हैं, तो बेहतर रहेगा। बिना चिंतन के, बिना आकलन के, बिना मनन के सवाल का जवाब होगा तो वैर भाव उत्पन्न हो सकता है। जितने भी हमारे आंदोलन चल रहे हैं उसमें आरक्षण का आंदोलन, आरक्षण बचाओ समिति, आरक्षण बचाओ कमेटी, आरक्षण बचाओ आंदोलन, आरक्षण बचाने के लिए संघ परिसंघ महासंघ, आरक्षण बचाने के लिए कर्मचारियों का रेला, मेला का मेला, और हर साल रैली, हर साल रैली। तो हम पूछते हैं कि आरक्षण बचा? ये तो और उल्टा हो गया। जो संविधान के अंदर आरक्षण नहीं था आर्थिक आधार पे, वो लागू हो गया। अपना तो बचा नहीं पाए, वो और ले गए।
तो कोई जवाब देना नहीं आता। फिर पूछते हैं उनसे, महाबोधि महाविहार का आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है? भंते सुरई ससई भी इस मैदान में कूदे। एक वकील साहब आते थे, वो कोविड में एक्सपायर हो गए। उनकी हस्बैंड, उनकी वाइफ और उनका बेटी भी शायद, दो तीन लोग एक्सपायर हुए। वो महाराष्ट्र से लेके आते थे बहुत सारे लोगों को दिल्ली में, जंतर मंदिर पे बैठते थे। और अब फिर आंदोलन हो रहा है। मैं कह नहीं सकता कि भविष्य में क्या होगा, पर पिछले वाले आंदोलन कामयाब नहीं हुए, बिखर गए। आंदोलन होता है, मूंछों का आंदोलन। मूंछ काटी, आंदोलन हुआ मूंछों पे। क्या हुआ उसका? इतने सारे लोगों के साथ जातियां हुई, एफआईआर तक नहीं लिखी जाती, उसके लिए आंदोलन होता है। उसके बाद क्या हुआ, उन केसों का क्या हुआ? जो घड़े का पानी पीने का बच्चा मारा जाता है, उस पर आंदोलन होता है। उसका क्या हुआ? क्या बाद में घटनाएं रुकी? घोड़ी पे चढ़ने का आंदोलन, बारात को गांव में नहीं आने का आंदोलन, मंदिर में घुसने का आंदोलन, घुसने के बाद पिटाई का आंदोलन, नौकरी का आंदोलन, फिर नौकरी करने का आंदोलन, बच्चों की पढ़ाई का आंदोलन। उनको नहीं पढ़ने दिया जाता, रोहित वेमुला मारे गए। एक और जो पल्लवी थी, एसटी समुदाय की पहली महिला थी, जिस समुदाय से वो आती थी, उसको दो उसकी साथियों ने मिलके मार दिया। उसका आंदोलन। वोट का आंदोलन, वोट डालने ही नहीं दिया जाता, उसका आंदोलन। खाना नहीं मिलता, खाने का आंदोलन। काम करो तो मजदूरी नहीं मिलती, मजदूरी का आंदोलन। कहीं कोई इज्जत नहीं मिलती, उसका आंदोलन। जमीनें छीन ली, उसका आंदोलन। घर छीन लिए, उसका आंदोलन। सहारनपुर के अंदर घर जला दिए, उसका आंदोलन। कितने प्रकार की प्रताड़ना है और कितने प्रकार के आंदोलन है। खैरलाल जी का आंदोलन, जिसमें बलात्कार हुए, मारा। और भी बहुत आंदोलन है, चलते रहते हैं, घटनाएं निरंतर आती रहती हैं। आंदोलन आंदोलन होते रहते हैं। कुछ छोटे गली मोहल्ले के एफआईआर वाले, कुछ बड़े, कुछ स्टेट लेवल के, कुछ राष्ट्रीय लेवल के, कुछ सार्वजनीन स्कूलों में, कॉलेजों में, दफ्तरों में, मंदिरों में, पंचायतों में, गांवों में। सार्वजनिक, सार्वजनिक। कुछ इंडिविजुअल बसों के अंदर। कहीं पिटाइयां होती रहती हैं, दो तीन लोग मिलके एक आध आदमी को मारते हैं, कहीं हत्या कर देते हैं। बहनों की फांसियां लटका देते हैं उन्हीं के उस बलात्कार करने के बाद में, उसका आंदोलन। कमी नहीं है आंदोलनों की, आंदोलन बहुत हैं। और बहुत आंदोलन हो रहे हैं, और आंदोलन रुक नहीं पा रहे हैं। तो हम उनसे पूछते हैं, इन आंदोलनों को कैसे देखते हो? ये जो घटनाएं घट रही हैं सारी, चाहे मंदिर पे कब्जा है, चाहे खेत पे कब्जा है, चाहे जमीन पे कब्जा है, चाहे शरीर पे कब्जा है, चाहे पैसे पे कब्जा है, चाहे इज्जत पे कब्जा है, चाहे बच्चों पे कब्जा है, इसको कैसे देखते हो? कैसे इसका विश्लेषण करते हो? क्या समझते हो इससे? क्या कहेगा? कोई सोचता विचारता तो है नहीं। आंदोलन जो चल रहे हैं, उन आंदोलनों से कोई जो चंदा वंदा इकट्ठा करता है उसको, कोई संगठन वंगठन चलाता है उसको, या कोई नेता वेता बनने के लिए लाइन में लगा होता है उसको, या किसी का कोई चेहरा वेहरा मजबूरी में चमकता है उसको। इंडिविजुअल व्यक्ति को इस तरह के लाभ होते हैं। पर आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, उनमें समाज का लाभ नहीं है। अगर समाज का लाभ होता तो हत्याएं, बलात्कार, चोरी चकारी, मार पिटाइयां, प्रताड़ना धीरे 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 कम होती और खत्म हो जाती। पर बढ़ रही हैं। और जितने भी आंदोलनकारी आते हैं, घटनाओं के बाद आते हैं, घटनाओं के ऊपर आते हैं। उस समय लोगों में बड़ा क्षोभ होता है, बहुत गुस्सा होता है। उस गुस्से को भड़काने के लिए
और नुकसान करने के लिए आते हैं। किसी भी आंदोलन के बाद में उसका कोई फॉलो अप आज तक नहीं है। अभी घटना घटी, जो अखबार में आया है कि कुछ दलित मारे, जान से मार दिए, उनमें सजा हुई। जिनको सजा हुई उनमें से 14-15 तो अपनी उम्र पूरी करके मर गए, और जिन 3 को फांसी हुई है, फांसी की सजा हुई है 24 साल बाद, जब बूढ़े हो गए। पता नहीं 44 साल बाद, कुछ ऐसा ही है, मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, 24 या 44 जो भी होगा। उनकी पूरी जिंदगी निकल गई। 3 लोग हैं। क्या मैसेज जाता है उससे, और क्या मैसेज जाने वाला, कौन डरेगा? तो ये जो आंदोलनकारी लोग हैं, ये भड़काने का काम करते हैं, समस्याओं को सुलझाने का काम नहीं करते। और इससे फायदा नहीं होता, इससे नुकसान होता है। आंदोलन से ये पता चलता है कि आंदोलन करने वालों के साथ में जातियां हुई हैं, तो साथ साथ ये भी पता चलता है कि आंदोलनकारी लोग कमजोर हैं। कमजोरी का पता चलता है। कमजोर लोग ही आंदोलन करते हैं। सशक्त लोग, शक्तिशाली लोग प्रताड़ना करते हैं, वो क्यों आंदोलन करेंगे? वो क्यों सड़कों पे आएंगे? पीटने वाले थोड़ी थोड़ी सड़कों पे आते हैं, मारने वाले सड़कों पे नहीं आते। जो प्रताड़ना करते हैं, जो एट्रोसिटीज करते हैं, वो क्यों सड़कों पे आएंगे, वो क्यों आंदोलन करेंगे? इसका मतलब आंदोलन करने वाले हमेशा वो लोग होते हैं जिनकी गारंटी है कि वो कमजोर लोग हैं, और अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन के बाद में कहीं 10-20 हजार लेके बैठ गए, 1 आध लाख लेके बैठ गए, कहीं कुछ हुआ तो 10-20-30 हजार में समझौता कर लिया। तो पता चलता है कि आंदोलनों की औकात इतनी ही है। मर्डर हो गया कहीं पे, किसी ने गोली मार दी, लाश लेके बैठे, समझौता हुआ 1 लाख 2 लाख लेके, बाद में गवाहियां बदल गई, 1 लाख 2 लाख लेके। कोई आता भी नहीं पीछे, उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि अकेले पड़ जाते हैं। फिर लोग धमकाते हैं, तो पैसा लेके बैठ जाएं, कुछ फ्री में बैठ जाते हैं, कुछ धमका के बैठ जाते हैं। पर आंदोलनों का परिणति जो होती है, जो गति होती है, वो बहुत दुर्गति होती है। बहुत ज्यादा बदबूदार दुर्गति होती है। कोई भी आंदोलन अपने शौर्य को नहीं पहुंच पाया 2 अप्रैल 18 को छोड़ के, क्योंकि वो संघ का आंदोलन था, और उसमें हाथ भी नहीं जोड़े। वो सिर्फ ताकत का प्रदर्शन हुआ था, और वो सही मायने में प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि उससे ये पता चला था कि पूरा देश एक है। तो प्रदर्शन ऐसा करना चाहिए जिससे पता चले कि सामने वाले को अब ये बहुत शक्तिशाली लोग हैं, इनको छेड़ के गलती की। पर अगर प्रदर्शन कमजोर हो रहा है, और प्रदर्शन के बाद पता चल रहा है कि हम पिटने ही पिटने हैं, तो प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सशक्त लोग प्रदर्शन नहीं करते, वो काम करते हैं। वो इकट्ठा करते हैं लोगों को, और वो संवैधानिक रूप से दबाव डालते हैं। संविधान को पता होता है कि ये इकट्ठे लोग हैं, इसलिए इनका कुछ बिगड़ना नहीं है, इनको देना ही देना है। जितने भी भारत में हमारे लोगों ने आंदोलन किए हैं, वो संघ के द्वारा संचालित नहीं है, संघ के द्वारा मनोनीत नहीं है। संघ के द्वारा उन पर किसी भी तरह से कोई आदेश या कोई उनका निर्णय संघ के द्वारा नहीं है। जितने भी आंदोलन होते हैं, उसको कोई व्यक्ति, कोई छोटा मोटा संगठन खुद ही स्टार्ट कर देता है, या वो भीड़ खुद ही इकट्ठी हो जाती है। उस पर कोई नेता वेता आ जाता है, भाषण देता है, कहते हैं यही नेता है जो भाषण दे गया। उसके बाद बिखर जाते हैं, कोई सिस्टम नहीं, कोई उसका फॉलो अप नहीं होता। इस कारण से सारे आंदोलन खत्म हो जाते हैं, और इनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मारने वाला जब मार के चला जाता है, एट्रोसिटीज करने वाला जब एट्रोसिटी करके चला जाता है, तो कुछ दिन बाद उसको ये यकीन हो जाता है कि कुछ होने वाला नहीं है उसका। इन्होंने आंदोलन किया, ये सड़कों पे आए, इन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, तो वो और ज्यादा फोर्स के साथ में फिर प्रताड़ना करता है। इसीलिए प्रताड़ना, एट्रोसिटीज लगातार बढ़ती जा रही है। कोई कहे कि जी एट्रोसिटीज हो, प्रताड़ना हो, तो क्या चुप बैठे रहें? तो क्या पिटते रहें? तो क्या चिल्लाएं भी ना? चिल्लाने से सामने वाले में जोश आता है।
चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कमजोर चिल्लाते हैं। अगर आंदोलन करना है तो इतना शक्तिशाली आंदोलन होना चाहिए कि जिनके विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं उनको ये भय सता दे कि अगर दोबारा इनको छेड़ा तो खत्म कर देंगे, कहीं का नहीं बचेगा। तो आंदोलन होना चाहिए। पर आंदोलन अगर ऐसा हो कि सामने वाला और मजबूत हो जाए और वो कहे काय का आंदोलन, 2 घंटे चिल्लाएंगे, 3 घंटे चिल्लाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर आंदोलन नहीं करना चाहिए। बौद्ध गया का जो आंदोलन है वो सिस्टमेटिक नहीं है। भविष्य में क्या होगा कह नहीं सकते, पर उसके जो लक्षण हैं वो सही तरीके से आंदोलन के नहीं है। हमारे तो समन संघी जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो सब साथ हैं, चाहे वो आंदोलन अच्छा है या खराब है, मगर फिर भी उस आंदोलन की रूपरेखा बनी नहीं है। उस आंदोलन में सारा भिक्खु संघ एक नहीं है। उस आंदोलन में पूरे देश के बुद्धिस्टों का एक कमान, एक फरमान, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। उस आंदोलन में बंद कमरे में कोई परिषद बैठ के निर्णय नहीं ले रही है। उस आंदोलन की कोई फंडिंग नहीं है, कोई सेंट्रलाइज पैसा उसके नहीं है। आंदोलन जब लंबे चलते हैं तो खाने पीने, आने जाने, भाषण, रेंट, सबका पैसे की आवश्यकता होती है, प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ती है। वो फंडिंग सेंट्रलाइज नहीं है। आंदोलन के पीछे समाज का कोई नेतृत्व सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। इसलिए आंदोलन का जो परिणाम है वो खतरे में है। पर समन संघ ये नहीं कहता कि आंदोलन नहीं होना चाहिए, जिनको करना है वो करे, पर बताते हैं, आगाह करते हैं कि अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं वो क्यों कामयाब नहीं हुए हैं। वो जितने भी आंदोलन हैं वो संगठनात्मक रूप से नहीं चल रहे हैं। जितने भी आंदोलन हुए हैं वो अलग अलग हुए हैं। बाबा साहब का स्टैचू लगा, आंदोलन हुआ। बीपी मौर्य ने आंदोलन किया, उस समय पावर में थे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत लोग थे जो डॉक्टर अंबेडकर को मानने लगे थे। और वही लोग हैं जो आज बीएसपी को रन करते हैं, या जो सारे संगठनों को रन करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से। उनके आंदोलन के कारण उस समय इतना ज्यादा राजनीतिक बवाल में कोई पड़ता नहीं था। बाबा साहब का स्टैचू पार्लियामेंट में लग गया, हटा दिया। हटाने का आंदोलन हुआ, वो खत्म हो गया। आंदोलन का आता पता नहीं है क्या आंदोलन था क्या नहीं है। कमजोर लोगों को मूर्ति लगवाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, और जब वो मूर्ति हट जाए तो फिर उसको दोबारा स्थापित करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। अगर ये सांघिक प्रक्रिया होती, संघ में होते, सारे लोग एक कमान एक फरमान में होते, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता, मूर्ति को छू नहीं सकता था कोई। बल्कि 2 मूर्ति साइड में और लग जाती, और जगह जगह और लग लग जाती। जैसे महाराणा प्रताप की मूर्तियां लग जाती हैं, कोई इतने ज्यादा उनके मानने वाले नहीं है, पर हर जगह उनकी मूर्तियां लग रही हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि जो व्यक्ति सड़कों पे आंदोलन नहीं करते और संघ के रूप में रहते हैं, वो जहां चाहे वहां कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी, पूरा सिस्टम उनके पास होता है। और जो लोग सिर्फ आंदोलन करते रहते हैं और साथ नहीं बैठते, साथ नहीं आते, संघ में नहीं रहते, उनकी मूछ भी कटती हैं तो भी कुछ नहीं होता, फिर 4 की मूछ और कटती हैं। उनके बच्चे घड़े से पानी छूने पे मारे जाते हैं, फिर 4 बच्चे और मारे जाते हैं। उनकी बहन बेटियां फांसी लगा के मरती हैं, उनकी बेइज्जती होती है, उनकी इज्जत लुटती है, तो और ज्यादा संख्या बढ़ जाती है। और फिर ये एक रूटीन में आ जाता है, प्रोसेस, रूटीन में, आदत में। ये तो होता ही रहता है, ये तो होता ही रहता है। खून ही नहीं खोलता फिर। वो पिटने की आदत हो जाती है, सुनने की आदत हो जाती है, एट्रोसिटी। और फिर ये सोचते हैं हमारा थोड़ी हो रहा है, हमारा थोड़ी हो रहा है, नंबर तो हमारा भी आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसलिए आंदोलन समन नहीं करता, क्योंकि आंदोलन से ऊर्जा बढ़ने की बजाय घट रही है। आंदोलन से एट्रोसिटीज बढ़ने की बजाय, घटने की बजाय बढ़ रही हैं। आंदोलन से मेहनत, पैसा जा रहा है और हमारे लोग मायूस हो रहे हैं। और कुछ छोटे भैये नेते और नेता उन आंदोलनों के ऊपर नेतागिरी करके कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई मंत्री संतरी, ये सब बन जाते हैं। उनसे 70-74 साल में कोई भला आज तक हुआ नहीं है। बहुत लोग बन गए, भाषण दे दे के, चिल्ला चिल्ला के, फोटो खिंचवा खिंचवा के, और कुछों को सरकार भी नेता बना देती है, ताकि उनको कहीं कोई काम करना पड़े या उन लोगों को बहकाना पड़े तो उस नेता के माध्यम से उनको बहका देते हैं। अधिकतर जो नेता हैं
वो सरकारें पैदा करती हैं और लोग पैदा करते हैं हमारे श्रमणों के अपने अपने हिसाब से उनको प्लेस करने के लिए, अपने हिसाब से अपनी बात को कहलवाने के लिए हमारे लोगों में, हमारे श्रमणों में। इसलिए हम किसी भी हालत में जब तक किसी भी प्रदर्शन का या आंदोलन का यश नहीं कर सकते, जब तक हमें ये गारंटी ना हो जाए कि हम सशक्त हो गए हैं, अब हमारी बात टल नहीं सकती। और जब हम इतने सशक्त हो जाएंगे, फिर हमें आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सशक्त लोग होते हैं वो आंदोलन नहीं करते। जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनको आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। पूरे भारत में जो शक्तिशाली लोग हैं वो आपको सड़कों पर नहीं मिलेंगे, और जो कमजोर लोग हैं वो आपको सारे सड़कों पर मिलेंगे। ये जो फार्मूला चलता है कि सड़क पे आंदोलन करना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए, सड़क पे आंदोलन करना चाहिए, ये जो फार्मूला तब अच्छा है जब आपकी ताकत इतनी हो कि आप सड़क पे भी मजबूत हैं और घर में भी मजबूत हैं। एक कमान एक फरमान में आपका सब कुछ चल रहा है। पर अगर आप घर में कमजोर हैं तो सड़क पे पिटाई निश्चित है, आपकी कोई बात सुनी नहीं जा सकती। आपको याद होगा, यहाँ अभी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक मोहतरमा थी, मैं नाम भूल गया उनका, कुछ प्रोफेसर थी, उन्होंने बड़ा आंदोलन किया, हिंदू था नाम, पता नहीं कुछ ऐसे ही नाम था। तो उन्होंने, सब लोगों ने उनको समर्थन दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, खूब वहां रात को टेंट लगा लगा के उन्होंने ठंड के अंदर आंदोलन किए। बहुत लोग वहां गए, फोटो वोटो खिंचवा के आए। डॉक्टर रितु। डॉक्टर रितु, हाँ। और उसके बाद में उनका एक चेला यहाँ आता था और वो कहता था कि समन संघ सहयोग को नहीं आता, समन संघ सहयोग को नहीं आता। हमने कहा देखो ये आंदोलन कामयाब नहीं होगा। कामयाब इसलिए नहीं होगा, तुम्हारा संघ कहाँ है? तुम संघ की शरण में आई कब? तुमने कब संघ से ये कहा कि मुझे सहायता चाहिए? संघ तुमसे 4 सवाल पूछेगा, सब लोग सेटिस्फाई होंगे, फिर कोई डिसीजन लेंगे, तब कुछ बात हो सकती है। पर यह आंदोलन फेल होगा ही होगा, रुकेगा नहीं किसी भी हालत में। ऐसे बहुत आंदोलन हैं जो फेल हो चुके हैं। गुरु रविदास जी का गुरु घर तोड़ दिया दिल्ली के अंदर, रामलीला मैदान के अंदर सारे लोग इकट्ठे हुए, हमने देखा, मैं तो बहुत पास से उसको देखा। सब लोग अलग 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 छोटे छोटे गुटों में थे, क्योंकि गुरु घर सबके अलग अलग हैं, सब अलग अलग मठों के मालिक हैं। वहां उनकी आवाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक आवाज, एक कमान, एक फरमान है। ऊपर से वो चंद्रशेखर आजाद वहां गया तो वो कुछ लोगों ने उसका विरोध कर दिया, वो लड़के कुछ अलग हो गए। मतलब वहां साफ पता चला था उनका, कोई अगर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का कोई बंदा, वैसे तो होते ही है वो हर जगह भीड़ में, तो उसने ये रिपोर्ट दिया होगा कि ये बिखरा हुआ आंदोलन है, एक दूसरे के विरोधी हैं। आंदोलन की ना एक कमान है ना एक फरमान है, गुरुओं के घर अलग अलग बटे हुए हैं। और ये जो आंदोलन हुआ है ये संगठित रूप से एक डिसीजन से, एक फरमान से, एक कमान से नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट को क्या चिंता है? ऐसे बहुत आंदोलन है, बहुत, मतलब थोड़े बहुत नहीं है, बहुत हैं। अभी दीक्षा भूमि पे वहां खुदाइयां शुरू कर दी, वहां पार्किंग बनानी शुरू कर दी मैदान के ऊपर। तो वहां का जो आंदोलन इतना कच्चा आंदोलन है कि उन्होंने खुदाई करवा ली। बाद में वो जगह थोड़े बहुत आए, वहां कुछ खुदाई बंद हुई, सुनने में आ रहा है कि फिर दोबारा आरंभ होने वाली है। सिस्टम नहीं है दीक्षा भूमि के अंदर, नागपुर के अंदर भी कोई एक कमान एक फरमान का सिस्टम नहीं है। तो जितने भी ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक जितने भी समणों के आंदोलन हैं वो बिखरे हुए आंदोलन हैं। वो सिस्टमेटिक रूप से एक देशीय, एक कमान एक फरमान के आंदोलन नहीं है, और उनका डिसीजन सोच समझ के नहीं होता, भावनाओं में बह के होता है, भावनाओं बिना तैयारी के। जैसे ये वाला जो बोधि गया का आंदोलन है, इसमें एक शख्स है विलास खरात, अब वो कूद गए आंदोलन में। अब वो कूद गए क्योंकि धर्म का मामला है, धर्म का मामला है, लोग इमोशनल हैं। तो इमोशनल कार्यक्रम में लोगों की मजबूरी हो जाती है कि उनको जाना ही जाना है, आना ही आना, वरना लोग कहेंगे अरे तुम काय के धार्मिक आदमी हो, काय के बुद्धिस्ट आदमी हो। तो वो बंधा हुआ होता है अपने इमोशन से, मन से, अपने धर्म से बंधा हुआ होता है, तो इसलिए जाता है। तो कोई भी स्टार्ट कर दे उसे जाना होता है, पैसा देना होता है। तो विलास खैरात का वहां काम बंद हो गया, वो इधर आ गए, उन्होंने नया नाम निकाल दिया सनातन। अब सनातन थोड़ी है ये, तुम बुद्ध को बुद्ध नहीं कह रहे हो, बुद्धिस्ट नहीं कह रहे हो, उसको सनातन कह रहे हो, और असली शब्द पे आ नहीं रहे हो। समणीय धर्म कहो इसको, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुमको इतना भी समझ में नहीं आता कि ये समणीय धर्म है,
तो 20 साल बाद आ जाना समृद्ध में। अभी तुम्हारा ईगो अहम कुछ ज्यादा बड़ा है, तुमको लगता है कि नया शब्द निकालना है तो निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसलिए समन संघ किसी भी आंदोलन की ना तो रूपरेखा तैयार करता है, ना ही इनिशिएट करता है, ना ही किसी को कहता है कि आंदोलन करो, बल्कि कहता है कि आओ बैठो, पहले पुराने आंदोलनों का मोल भाव कर लेते हैं, उनका विश्लेषण कर लेते हैं, उनको समझ ले लेते हैं कि वो कैसे काम किए, कैसे फेल हुए, कैसे नहीं हुए। फिर तैयारी कर लो, पूरी तैयारी कर लो, पूरा सिस्टम बना लो, एक कमान एक फरमान का सिस्टम बना लो, इसमें मेहनत करो। और जो व्यक्ति एक कमान एक फरमान का सिस्टम बना लेगा, समन संघ लिख के देता है उसको, उसको जिंदगी में सड़क पे आना नहीं पड़ेगा, जिंदगी में भी। कमजोर सड़क पे आता है, सशक्त नहीं आता। और कमजोर व्यक्ति जब सड़क पे आता है तो कोई ताकत उसको देने को तैयार नहीं है। आज की हालत यह है कि 30-35 दिन से महाबोधि आंदोलन चल रहा है। कभी पानी बंद कर देते हैं, कभी टेंट वहां से उखाड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। और देश के अंदर जलजला और बलबला नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सिस्टम नहीं है, तैयारी नहीं है। बस अचानक से जाके बैठ गए और उसके बाद में वहां से जाके डिक्लेयर कर दिया कि अब हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। जो धम्मिक है उनका मजबूरी है, और जो धम्मिक नहीं है उनका क्या, जो किसी और समृद्ध धर्म को मानता है उनका क्या, जो बुद्धिस्ट नहीं है उनका क्या। तो उनका कोई इंटरेस्ट उसमें होता नहीं। इसलिए जनसंख्या बल बहुत कम रह जाता है, कुछ ही लोग रह जाते हैं। सरकारों को ये पता होती है बिखरे हुए लोग हैं, धम्म में भी बिखरे हुए लोग हैं। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय पुट है बुद्ध के साथ में कि बाकी दुनिया के लोगों को पता चलेगा, तो उसकी कोई चिंता है नहीं, क्योंकि सरकार ये मान के चलती है कि ये जो बुद्ध धर्म है संवैधानिक रूप से हिंदू धर्म का पार्ट है, और ये हिंदू धर्म के मत के ही हैं, और सरकारें लेके घूमती भी हैं पूरी दुनिया के अंदर। और वो यही कहती है कि हम बुद्धिस्ट हैं, हम मानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर ये आता है और हिंदू धर्म की एक ब्रांच है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये समन्वय धर्म की ब्रांच है, ऐसे ही वो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म की ब्रांच है। तो जब ब्रांच है तो झगड़ा किस बात का है? तो कोई कहेगा कि आपने उसको बौद्धों को क्यों क्यों नहीं दिया, तो कहेंगे देखो ना लिखा हुआ है कि जो बौद्ध धर्म है हिंदू धर्म की ब्रांच है, तो वहाँ 4 हिंदू के नाम से 4 हैं, पर हैं तो सारे हिंदू ही हैं, तो सारे एक ही मत के, आता तो इसी में है। इसका कोई जवाब नहीं है, कोई इसका तोड़ नहीं दे सकता अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। वैसे भी ये घरेलू मामला बन जाता है, पर अगर अंतर्राष्ट्रीय भी बनता है तो भी कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो साफ साफ कह देते हैं कि ये हिंदू धर्म का पार्ट है और संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए तैयारी अधूरी है। तो परिणाम पूरे आए, हमारी शुभेच्छा है कि परिणाम पूरे आए, पर लगता नहीं, क्योंकि माहौल बड़ा अजीब सा है। इसलिए कोई हमसे पूछता है, कहता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो हम पूरी तरह से साथ हैं, तन से मन से धन से पूरी तरह से हम साथ हैं। हमसे कोई सलाह मांगने आता नहीं, इसलिए हम सलाह देते नहीं कि बिना मांगे दें क्या। पर पुराने आंदोलनों का हश्र देखते हुए हमको यही कहना होता है कि भैया पहले इकट्ठे हो जाओ। जब तक इकट्ठे नहीं हो जाओगे जीतने की गारंटी है नहीं। जीत जाओ बहुत अच्छी बात है, जीतना चाहिए, मंगल कामना है, शुभकामना है, साथ भी हैं, कोई तन मन धन चाहिए तो वो भी ले जाओ। पर फिर भी मामला खराब है, इसको थोड़ा देख लो। बुरा लग सकता है कि भाई हमने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, पर सच्चाई तो कड़वी होती है, इसको देख के चलो। आज तक की दुनिया में, आज तक के इतिहास में, भारत में आंदोलन को कामयाब होना बड़ा मुश्किल है। बाबा साहब ने आंदोलन किया पानी के लिए, हमें तो पानी के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, उसमें भी बाबा साहब का सर फूट गया, उसमें भी लोग मारे गए, बड़ी मुश्किल से जाके वो सड़े हुए तालाब का पानी पीने के लिए जानवर जहाँ पीते थे उसका राइट मिला। वो भी इसलिए क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता थी, अगर अंग्रेजों की सत्ता नहीं होती तो मामला खराब था। फिर तो वो हांडी वाला और पानी दूर से पिलाने वाला सिस्टम है, वही चलता। यहाँ इंच इंच पे यहाँ संघर्ष करने पड़ते हैं। अलग अलग संघर्ष करने की बजाय बेहतर है कि पहले इकट्ठे हो जाएं और एक ही संघर्ष करें। एक संघर्ष में सारे संघर्ष हो जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि सबसे पहले पढ़ाई करनी है, समझदारी करनी है, जागना है, जगाना है, चेतना पैदा करनी है। अक्षर ज्ञान से मतलब नहीं है, पर समझदारी आनी चाहिए। फिर बाबा साहब ने कहा है कि इकट्ठे होना है, और इकट्ठे होने के बाद में सारे काम अपने आप हो जाएंगे, कोई संघर्ष वंघर्ष नहीं करना पड़ेगा, सब चीजें घर बैठे आ जाएंगी। ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा अभी भी होगा। मेरी बात कड़वी हो सकती है, किसी को बुरी लग सकती है। मैं अगर मेरी बात किसी को कड़वी लगी हो या बुरी लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।